हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ DSSB की जो टीजीटीज की वैकेंसीज आई हैं उनके एग्जाम पैटर्न को आपके साथ मुझे डिस्कस करना है और उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ से सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। सो आज के इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैं आपके डिस्कस करने वाली हूँ जो आप कमेंट सेक्शन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। तो कुछ पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, उसके बाद इस एग्जाम पैटर्न को जो कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। 5118 पोस्ट आपकी टीजीटीज की निकली हुई है और सभी पोस्ट के लिए है। अभी आपके फॉर्म यहाँ पर ओपन नहीं हुए हैं। आपके फॉर्म जो है 8 फरवरी से ओपन होंगे, तब आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। उससे पहले आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। और अब जो एलिजिबिलिटी है, मैंने यहाँ पर आपके लिए एलिजिबिलिटी नहीं अप्लाई करी है। और एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता से रिलेटेड जो आपके जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सभी आपके तभी मैं सोल्व कर पाऊंगी जब आपका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसमें मैं आपको अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। तो आप पूछते हो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर आपका 0.24 का नेगेटिव मार्किंग है DSSB में, ये आपको ध्यान में रखना है। और टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। आपसे यहाँ पर 200 क्वेश्चंस का आपका ये पेपर होता है जिसमें आपको 120 मिनट दिए जाते हैं और 120 मिनट में आपको यहाँ पर 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसके साथ साथ आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि ये एग्जाम आपका इसलिए ही बहुत खास हो जाता है, सभी टीचिंग के एग्जाम्स में सबसे बेस्ट एग्जाम इसको माना जाता है। ठीक है, फिर चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, तो ये इसलिए खास है, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। और ये एग्जाम जो है इसकी प्रिपरेशन में आपसे आपका बेस्ट एफर्ट मांगता है, आपका 100% आपसे मांगता है। और ये चीज आप कब कर सकते हो भाई? 200 क्वेश्चन करने हैं आपको सिर्फ 120 मिनट में, तो ये आप तभी कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग भी है जब आप इसमें ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तब आपके यहाँ पर एक तरीके से टाइम का मैनेजमेंट होता है। मेन चीज है इसमें टाइम को मैनेज करना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बेस पर आप ये कट ऑफ बनाई जाती है जो कि अच्छी कट ऑफ होती है, लो लेवल की कट ऑफ नहीं होती है। उसके बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। जॉब और एग्जाम, मैं उम्मीद कर रही थी कि आपको ये चीज़ें तो पता ही होगी, बट फिर भी बहुत कमेंट्स आते हैं। तो जॉब भी आपका दिल्ली में ही होगा और आपका एग्जाम भी दिल्ली में होगा, सब कुछ दिल्ली में होगा इसमें। ठीक है, आप चाहे कहीं भी रहते हो आपको एग्जाम देने भी दिल्ली में ही आना होगा और आपकी जो आपकी जॉब होगी वो भी दिल्ली में होगी। सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल है। मुझे कल ही एक कमेंट आया था कि मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आप चाहे जहाँ से भी हो, अगर आपने एलिजिबिलिटी अगर चेक कर ली अच्छे से तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हो। अब इसके अलावा आप बात करो कि मेरा सीटेट है इस साल है, अभी मेरा सीटेट जो जनवरी में होने वाला है वो मैं अभी दे रहा हूँ, क्या मैं वैलिड हूँ कि नहीं वैलिड हूँ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी जितनी भी डिग्रीज है जिसमें आप बीएड पूछते हो कि मैं सेकंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, जो भी है, क्योंकि सीटेट आप भर सकते हो बीएड अपेयरिंग में, तो इसमें आपका बीएड यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। आपकी ग्रेजुएशन बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए है। अपियरिंग का कोई भी सिस्टम इसमें नहीं है। सीटेट यहाँ पर कंपलसरी है। अगर मैं इस साल के अभी जो सीटेट होगा उसकी बात करूं तो आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, मार्च से पहले ही आ जाएगा। और आपकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे और 99.9% आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बार जो सीटेट दे रहे हैं वो अच्छे से सीटेट का पेपर दो पहले, उसके बाद आप इस चीज को आराम से भर सकती हैं। ठीक है, अब एक चीज जो इसमें कंफ्यूजन रखती है कि आप जहाँ पे देखो, एक कैटेगरी होती है युवा, ठीक है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है, लेकिन यहाँ पर जो ओबीसी वाले हैं वो सिर्फ दिल्ली के ही ओबीसी वाले ओबीसी में काउंट होंगे। अगर आप दिल्ली से बाहर हो, जैसे मान लो हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, अगर आप वहां पर ओबीसी कैटेगरी रखते हैं तो आप दिल्ली में ओबीसी में नहीं काउंट होंगे। आप किस में काउंट होंगे? आप फिर यूआर में काउंट होंगे। आप किस सीट पर फाइट करोगे? आप यूआर की सीट पर फाइट करोगे। ठीक है, तो ओबीसी दिल्ली ओनली 82 मार्क्स होना चाहिए अगर आप आउट ऑफ द दिल्ली ओबीसी हो, और अगर आपके 90 से कम नंबर है तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल नहीं हो भरने के लिए। आपके ओबीसी अगर है आउट ऑफ द दिल्ली स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं मान लो मैं अगर हरियाणा से हूँ और अगर मेरे ओबीसी में 90 नंबर से कम है, क्योंकि ओबीसी में जो सीटेट होता है उसमें ओबीसी में 82 मार्क्स चाहिए होता है पास होने के लिए, बट यहाँ पर DSSB में आप लोग किस में काउंट हो गए? यूआर में। और यूआर किस में वैलिड होता है? 90 मार्क्स में वैलिड होता है। ठीक है, तो ओबीसी वाले 82 मार्क्स पे सिर्फ दिल्ली वाले वैलिड होंगे। अदर पे हो तो आपका कितना नंबर आना चाहिए? सीटेट में 90 नंबर आने चाहिए है। SC ST आप कहीं से भी हो तो आपके यहाँ पर ओनली 82 मार्क्स चाहिए और आप SC ST में ही काउंट करे जाओगे।
ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो उम्मीद करती हूँ कि आपको अब सॉल्व हुआ होगा। अब एज की बात आती है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको एज से रिलेटेड बात कर ली है कि एज आपका कितना ही रहने वाला है, 32 ईयर्स ही रहने वाला है। एज में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वेट करिए, जो आपका संपूर्ण नोटिफिकेशन आएगा आप उसका वेट करिए, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज तो ये फिक्स्ड ही है कि आपका 32 ईयर्स है। और अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए तो सबको पता ही भी आपका जो है आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पर बढ़िया होता है। तो मतलब 40 साल की अवस्था मतलब एज अगर आपकी, तो आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सभी फीमेल्स की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आपके ये सवाल सॉल्व हुए होंगे, आपको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब बढ़ चलते हैं किस पर, अब बात करते हैं अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसे आने वाला है, क्योंकि इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्मूथली चलेगी। तो देखो, इसमें पार्ट ए होता है जो कि 100 नंबर का होता है, और पार्ट बी आपका 100 मार्क्स का होता है। ये आपकी जो पेपर होता है वो ऑनलाइन बेस्ड पेपर होता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। आप एक बार ज़रूर सीबीटी मोड में जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाना, पेपर को अटेम्प्ट करके जाना जब आप पेपर देने जाएंगे, ठीक है। तो पार्ट ए 100 मार्क्स है, यहाँ पर आपको 40% नंबर लाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लाएंगे इसमें तो फिर आपको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। पार्ट बी के लिए अगर आप इसमें भी 40% मार्क्स नहीं लाते तो भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपने 100 में से 40 ले लिए और इसमें आपने 100 में से 40 ले लिए, 40 80 नंबर ले लिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होता है कि कितने ज़्यादा नंबर आपने लिए हैं उसके बेस पर होगा। बट यहाँ पर मिनिमम 40 मार्क्स इधर लाने अनिवार्य और मिनिमम 40, तब जा करके आप अपना एक नंबर बना सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी ये है इस चीज़ में, जब आप इस फॉर्म को, जब आप इस पेपर को करने बैठेंगे ना, तो मान लो अगर आपका मैथ का सेक्शन अगर आपको पहले दिया जा रहा है तो 20 सवाल आपको मैथ के पहले सॉल्व करने होंगे, और उन सवालों को जब आप सबमिट करके नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करेंगे तो आप पीछे नहीं जा सकते हो। मान लो अगर मुझे मैथ के सवाल नहीं आते, मुझे अगर 10 सवाल आते, मुझे अगले 10 सवाल नहीं आते, तो आपको जितना भी आता उसी टाइम ही करना होगा, क्योंकि अगर मैं बाद में रीजनिंग पर अगर चली गई तो फिर मैं पहले मैथ पर नहीं आ पाऊंगी, ठीक है। तो जो सेक्शन आपने एक बार सबमिट कर लिया वो आपको तभी उसी टाइम ही करना होगा, बाद में आपका रिवर्स का कोई भी सीन इस पेपर में नहीं होता है। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान में रखना। तो मैथ्स आपसे 20 नंबर का पूछा जाता है, 20-20 नंबर की ये सारी चीज़ें होती है। इस तरीके से आपका जो 100 नंबर है वो आपके बनते हैं। अब देखो, देखने में लग रहा होगा कि मैथ ही तो है, रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश है, और आपका जो जनरल पार्ट है वो वाला यहाँ पर पार्ट है। बट ये जो है आपसे बहुत डीप लेवल का पूछा जाता है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपना थ्योरी पार्ट यहाँ पर अच्छे से करेंगे, फिर उससे रिलेटेड आप बहुत सारी प्रैक्टिस बनाएंगे। अब आप इसको कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। पार्ट बी और पार्ट ए। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपके साथ ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि अगर मान लो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो आप साइंस के लिए एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, तो आप क्या करो, आपको यूट्यूब पर ना बहुत सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इन सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के ना एक बारी इंटरव्यू देख लो, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के क्या देख लो, इंटरव्यू। इससे आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि उन्होंने क्या चीज़ नहीं करने को बोली है, और जो गलतियां उनसे हुई है वो भी वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, और साथ के साथ वो आपको कुछ स्ट्रेटेजी भी बता रहे हैं, क्या उन्होंने बुक लिस्ट फॉलो करी है, कहाँ से उन्होंने मॉक टेस्ट बनाए हैं, कहाँ से उन्होंने प्रैक्टिस करी है, ये आप ज़रूर देख ले, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हो इनके इंटरव्यूज़ अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के। तो इससे क्या होगा ना, आप इधर उधर वंडरिंग नहीं करेंगे, इधर उधर कमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी कि भाई मैं ये कहाँ से करूँ, मैं वो कहाँ से करूँ। तो आप पहले इनके देख लो जो इंटरव्यूज वगैरह जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। तो उनको आप ज़रूर देख ले, ताकि आपको, और लिख लो भाई वो जो बता रहे हैं कहाँ से आप देख सकते हो, बिकॉज मैक्सिमम जो होते हैं ना ये वो होते हैं जो बिना किसी कोचिंग के क्वालिफाइड होती है। इन्होंने कोई भी कोचिंग नहीं ली होती है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी से सिलेक्टेड होते हैं। तो एटलीस्ट इनको आप एक बार ज़रूर सुन ले, ठीक है, बिकॉज वो आपके स्टेज से निकले हुए हैं। तो आप इनको एक बार ज़रूर सुन लें, आपकी बहुत बहुत हेल्प होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैथ की बात करूं, रीजनिंग की, इनका जो सिलेबस है इसमें क्या क्या मेन टॉपिक्स आने वाले हैं वो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप उसको जा करके देख सकते हो कुछ वीडियो पहले, या फिर मैं उसका लिंक डाल दूंगी इस वीडियो के एंड में। तो मैथ के अंदर जैसे मान लो आपका कोई भी टॉपिक है, रीजनिंग के अंदर मान लो आपका कोई भी टॉपिक है, आप क्या करो, टॉपिक वाइज उठाओ चीज़ों को, ठीक है। अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हो, टॉपिक वाइज कोई एक टॉपिक लो, उसको सर्च करो, और यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगी। आप किसी भी एक टीचर को पकड़ो, मान लो अगर मैंने मैथ का एक टॉपिक ले लिया रेशियो का,
ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मान लो मैंने एक टॉपिक ले लिया अनुपात का, तो आप इस टॉपिक को लिख करके और आप गूगल नहीं, उस पर यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे। आप किसी एक टीचर पर स्टिक करो और एक टीचर से ही सारे टॉपिक्स पढ़ो जिनसे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, सभी टॉपिक्स को पढ़ो यहाँ पर, ठीक है। अपने नोट्स बनाओ और जो वो प्रैक्टिस कराते हैं उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके देखो। यही एकमात्र ऐसा रीजन है जो आप मतलब तरीका है जो आप सेल्फ से कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो आप ऐसे करो, रीजनिंग में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और ये तो देखो एक ऐसा सागर है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है। आप इसके करंट अफेयर्स जरूर कर लेना एक बारी, और साथ ही जितना आप हिस्ट्री पॉलिटी ये वाला पार्ट पढ़ सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन वो वाला पार्ट आप जितना मर्जी उतना कर सकते हो। अगर इसमें थोड़ा बहुत कम करना चाहते हो तो ज़्यादा चीज़ें इसमें फोकस्ड रहो, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे ही इंटरव्यू वाले जो भी कैंडिडेट है वो आपको बताते हैं कि आप सेल्फ ऐसे कर सकते हो, कुछ चैनल्स भी आपको रिकमेंड करते हैं, तो आप इंटरव्यू जरूर देखो, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। तो मैथ्स के लिए रेशियो है, रीजनिंग के लिए कोई भी आपका टॉपिक है, सिलोग का टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, तो आप ऐसे लिख करके किसी भी एक टीचर से स्टिक करो। ऐसे मत करना कि आपने कोई एक टॉपिक इस टीचर से पढ़ा, दूसरा टॉपिक किसी दूसरे से पढ़ लिया, तीसरा टॉपिक किसी तीसरे से पढ़ लिया। आप ऐसे मत करना, किसी भी एक टीचर से स्टिक करो, वो जो कुछ करा रहा है ना बस उसी से स्टिक करो, उसको रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस कर करके देखो, वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। एज कंपेयर टू कि आप बहुत सारे टीचर्स के साथ स्टिक कर जाए, इससे आपकी जो चीजें वो बिल्कुल भी सही नहीं होगी। तो आप एक सोर्स के साथ स्टिक करें, एक सबसे जरूरी चीज है जो सब बोलते हैं कि आप एक सोर्स के साथ स्टिक करो, ठीक है। तो ऐसे आप अपना सारा जो है ये करेंगे और अपने नोट्स जरूर बनाएंगे। सभी लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो जरूर बनाएं, और ये नोट्स ही आप बार बार क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। इससे आपके क्वेश्चंस यहाँ पर अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। आपने कोई भी एक टॉपिक किया, उससे रिलेटेड कम से कम 40, 50, 60 क्वेश्चंस बनाओ, जितने क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। आपको गूगल पर, यूट्यूब पर बहुत तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक बार आप ढूंढो तो सही, ठीक है। तो ऐसे आप अपना जनरल सेक्शन यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हो। अब बात आती है आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की, जो कि है आपका सबका अपना अलग अलग होगा, किसी का उर्दू होगा, किसी का पंजाबी है, किसी का हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, एसएसटी है, साइंस है। तो आप क्या करेंगे, वही चीज़ सबसे पहले कि आपने जो ये इंटरव्यू देखा है उन्होंने इस चीज़ के बारे में भी आपको बताया है, और क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप ना एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक्स ही सब लोग सजेस्ट करते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक्स। और पहले क्या हो रहा था ना, जो अभी 2021 का एग्जाम हुआ है उससे पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें यहाँ पर फोकस्ड था ज़्यादा 11th 12th 12th यानी कि हायर जो क्लासेस है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसमें क्वेश्चन आए हैं 8 से 10th तक के मैक्सिमम क्वेश्चन, अराउंड 70% क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, 8 से 10th मतलब 10th के। तो यहाँ से एक चीज़ आपको ये देखने को मिली कि आपने एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक की करनी है। अगर आपका बिल्कुल बेसिक नहीं है ना, अगर आप बिल्कुल ही पढ़ाई से छुटे हुए हो तो आप 6 से स्टार्ट करो, ठीक है, 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो 8 से 12 तक की एनसीईआरटी आपके लिए मस्ट है। सभी आपको यही बताएंगे और मैं भी आपको यही बताऊंगी कि आप एनसीईआरटी, अगर आप साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो साइंस की एनसीईआरटी जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ आता है, 10th हो, 11th हो, 12th हो, ठीक है। अब ये होता है कि हो सकता है आप मान लो आपने 10th तक तो फिर भी आप कर लोगे। एसएसटी की अगर बात करूँ, दिक्कत इन्हीं में होती है कि एसएसटी और साइंस, बिकॉज इनमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो आप 10th तक तो कम से कम करो। 11th और 12th में आप कोई एक ऐसा जो आपने अपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा उसको तो करो ही करो 100%, ठीक है, उसको तो कंप्लीट करो। इसके अलावा जो आपके रिमेनिंग सब्जेक्ट्स है जो आप टच में नहीं हो, आप उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कर सकते हो, और वो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी ये यहाँ पर बताते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगी, रिकमेंडेड है ये कि आप ये सेलेक्टेड इंटरव्यूज है ना वो बहुत ज़्यादा देखो यहाँ पर, ठीक है। एक चैनल है यहाँ पर अश्वनी शरण के नाम से है, अश्वनी सर यहाँ पर एक जो है इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करते हैं, जो DSSB में सेलेक्टेड है, जो KVS में सेलेक्टेड है। आप इनके इंटरव्यूज यहाँ पर देखो, इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी होगी और आप यकीन मानो इधर उधर नहीं वंडर करोगे, आप सिंपली बस अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जितने भी ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपको बहुत ही जेन्युइन रिकमेंडेशन करेंगे। अगर उन्होंने कहीं से भी पढ़ा है, कोई अगर बुक पढ़ी है तो वो सारी चीज़ें आप लिख लो एक जगह पर और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप में से मैं बहुत सारे कैंडिडेट
देख रही हूँ जो अभी भी बहुत ज़्यादा वंडरिंग है, इधर उधर कमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और दिस इज़ द हाई टाइम कि आप पढ़ना स्टार्ट करें, बिकॉज आपके पेपर बहुत जल्दी हो जाएंगे, अदरवाइज फिर आपको एक इनफ टाइम नहीं मिलेगा। सो इस वीडियो में इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा ये जानकारी दी गई आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।